Jai Hind friends, welcome to this power packed session of research editorial analysis powered by Growth Motive PSE. I am Dhruv Jani. दोस्तों आज हम लोग दरअसल एक टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख की बात करेंगे जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखिए लेख थोड़ा विशेष है, विशेष इसलिए है क्योंकि पूरे लेख में सरकारी रणनीति की बात की गई है, सरकार को अंदेशा दिए गए हैं, यानी कि यह लेख संदेशात्मक के साथ साथ अंदेशात्मक भी है। सरकार को अपनी जो रणनीति है आगे की वो कैसी बनानी है उसकी चर्चा इस लेख में की गई है। दूसरी बात, इस लेख में विशेष यह है कि कोरोना पश्चात के समय में, कोरोना पश्चात के विश्व में कैसे भारत जो है वो अपना जो स्थान है, व्यापारिक स्थान जो है वो कैसे सुदृढ़ करे, उसकी भी चर्चा यहाँ की गई है। वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन, उसमें हम कैसे एंटर हो, उसमें हम कैसे स्थापित हो, उसकी भी यहाँ जम के बात की गई है। यह लेख इतना ज्ञानवर्धक है कि हमें हमारा कोई जो है रिसर्च करने की, हमारा संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। यह लेख अपने आप में ही एक संशोधन है और हमारे लिए एक ऐसे समान है। अगर हमें हमारे मुख्य परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए कि कोरोना पश्चात के समय में अगर भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपना स्थान जो है वह सुदृढ़ करना है तो क्या सरकारी नीति होनी चाहिए, तो इस लेख में पूर्ण रूप से हमें यह प्रश्न का जवाब मिलता है। देखते हैं आगे। अगर हमें सब्जेक्ट के साथ लिंक करना हो इस पूरे लेख को तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस रहेगा पहला, उसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ग्लोबल सप्लाई चेन। आज के समय में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके ऊपर चीन का पंजा है पूरी दुनिया में, क्योंकि आज से करीब 20 या 25 वर्षों पहले जो वैश्विक जो रणनीति थी उस रणनीति के तहत सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, सभी जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस थे यानी कि निगम थे, वे सब लोग सोलिली चाइना में ही अपना जो निवेश है वो करते थे। अलोन इन चाइना, देयर वाज नो कॉम्पिटिटर। और हमें मालूम है कि कैसे पिछले साल में कोरोना महामारी भी आई। कोरोना महामारी के पहले जो इंडिया यूएस के जो ट्रेड रिलेशंस थे जो थोड़ा डिस्टर्ब्ड हुए, तो इसकी वजह से पूरे विश्व की आंख खुली और पूरे विश्व को लगा कि नहीं, अकेले किसी एक पर निर्भर रहना वो एक बुरी बात है, गलत बात है, जो कि आगे चलकर एक हानि में तब्दील हो सकती है। तो यह पूरे लेख में इस समस्या से निपटने के लिए समाधान दिया गया है। दूसरी बात, भारत को क्या करना चाहिए अपना स्थान सुदृढ़ करने के लिए, उसकी भी बात यहाँ अच्छी तरह से की गई है। देखते हैं लेख। सर्वप्रथम हम लोग यह लेख का फोटोग्राफ देखेंगे। देखिए फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक यह लेख है और एकदम तगड़ा लेख है, एकदम ज्ञानवर्धक है। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इट्स रिसर्च्ड टू। ये दो ऑथर है, हेतल गांधी और ईशा चौधरी, जो कि डायरेक्टर है, निर्देशक है और क्रिसिल नामक संस्था में डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। यह जो संस्था है वो दरअसल थोड़ी प्रतिष्ठित संस्था है और संशोधन के साथ जुड़ी हुई है। तो ये लेख भी बहुत ही अच्छा है जिसका जिक्र हम लोग आगे देखेंगे और क्रिसिल के बारे में भी देखेंगे कि दरअसल क्रिसिल क्या है। देखिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ हमें कोई विभाजन की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस तरह से आमतौर पर हम लोग करते हैं, लेख का निष्कर्ष देखते हैं, लेख की महत्वपूर्ण बातें देखते हैं और उस अंत में उसके जो सामान्य बेस के तत्व होते हैं जो हमने एक्सट्रैक्ट किए होते हैं उसकी भी चर्चा करते हैं, मगर आज वो जरूरत नहीं रही है तो हम लोग लेख से ही शुरू करेंगे। देखिए, हाउ इंडिया कैन बी +1 डेस्टिनेशन व्हाइल रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना। देखिए यह +1 जो है यह हमें समझना होगा, बहुत ही अच्छा मुद्दा है, हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने जिक्र किया कि आज से 20-25 साल के पहले जो ट्रेंड था इन्वेस्टमेंट का, वो ट्रेंड थोड़ा अलग सा था। द एंटायर वर्ल्ड वाज इन्वेस्टिंग हेवीली इन चाइना, द एंटायर वर्ल्ड, एंड बाय दिस चाइना बिकेम मोस्ट पावरफुल नेशन इन देयर एक्सपोर्ट्स, मोस्ट पावरफुल नेशन इन देयर मैन्युफैक्चरिंग। मगर जब से यूएस और चाइना के बीच में जो खटपट शुरू हुई ट्रेड के मामले में, हमें सबको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग जो है वे आमने सामने आ गए थे। कई बार तो हमें ऐसा भी लगा कि वे अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं पूरे देश के व्यापार के साथ। और उसके बाद जो कोरोना महामारी आई जिसका उद्भव स्थान संभवतः चीन माना जाता है, तो यहाँ से अब जो नीति है, वैश्विक नीति, उसमें फेरफार में दिख रहा है। जो बड़े बड़े निवेशकार है, बिग इन्वेस्टर्स है, जो बिग शॉट्स है, वे लोग अब चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। चाइना के अलावा कोई एक विकल्प उसका ढूंढ रहे हैं, उसका एक ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो ये उसी की बात है। दरअसल यह पूरे टर्म का नाम जो है वह चाइना +1 है, यानी कि चाइना अकेला नहीं होना चाहिए, हमारे पास चाइना का एक विकल्प भी होना चाहिए कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट चाइना में नहीं करनी है तो और कहाँ करें। तो ये विकल्प है, ये +1 हमें दर्शाता है।
डीपली हम लोग आगे देखेंगे इसमें और क्या है, फिलहाल लेख पर फोकस करते हैं। देखते हैं, वैश्विक कंपनियों के द्वारा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन के विकल्प को ढूंढने की गतिविधि तेज कर दी है। कोरोना महामारी व यूएस चाइना व्यापार युद्ध, ये दो उसके मुख्य कारण है। एक तो यूएस चाइना दोनों के बीच में युद्ध, जिससे जो खासा ट्रेड जो था वह डिस्टर्ब हुआ, और दूसरा जो कोरोना महामारी है, जो कि हमें सबको लगता है पूरी दुनिया को कि संभवतः चाइना से ही उसका उद्भव हुआ था। देखते हैं आगे, वह भारत के लिए एक बड़ी तक साबित हो सकती है। वैश्विक निवेशकारों की नीति में बदलाव आना, उन लोगों की दृष्टि जो है वह चाइना से बाहर निकलना या जो है चाइना से बाहर होना, वही अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी तक समान है। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, हमें यह तक को पकड़ना है। आज भारत ने आउटसोर्सिंग में काफी तरक्की कर ली है। आउटसोर्सिंग यानी कि बाह्य सेवा, किसी भी चीज वस्तु हो जिसमें कोई ऐसी सेवा हो जो बाहर से लेनी होती है, उसे आउटसोर्सिंग आमतौर पर कहते हैं। तो हम लोग आज के समय इन लेखकों के मुताबिक हम लोग आउटसोर्सिंग में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही अच्छा है, मगर जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो हम लोग बहुत ही पीछे है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, हमारे पास हमारा जो ईओडीबी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो भी काफ़ी खराब है। तो इन सब सारी चीज़ों की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बनने में हमारे लिए, हमारे सामने कई सारी बाधाएं हैं, जिसको टैकल करके हमें आगे बढ़ना है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पूरे विश्व में स्थापित होना है। मगर भारत को अभी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, जिसका जिक्र हमने किया। हम लोग इसमें पीछे है। आउटसोर्सिंग के मामले में वी आर कंपैरेटिवली गुड, बट वी आर नॉट गुड एट मैन्युफैक्चरिंग। यही मैन्युफैक्चरिंग से हमारा रोजगारी सर्जन होगा, यानी कि जॉब क्रिएशंस, इट विल बूस्ट जॉब क्रिएशन, जो कि सरकार की आज के समय में सबसे बड़ा प्रश्न है सरकार के लिए। संतुलित वृद्धि, बैलेंस्ड ग्रोथ। बैलेंस्ड ग्रोथ यानी कि सेक्टोरल की बात कर रहे हैं। एक सेक्टर जो है आज के समय में, जो हम भारत में जो असंतुलितता दिखती है भारत के विकास में और वृद्धि में, कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो थोड़ा अच्छा हो गया है, सर्विस सेक्टर है वो उससे भी थोड़ा अच्छा हो गया है, मगर जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर है, वो वही का वही है, या उसमें जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जितनी वृद्धि होनी चाहिए, उतनी नहीं हुई है। तो ये बात जो है ये सुनिश्चित करेगी कि सेक्टोरल जो ग्रोथ है वो बैलेंस्ड हो, सब क्षेत्र जो है उसमें साथ में ही वृद्धि हो। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ ये है कि क्या भारत +1 डेस्टिनेशन बन सकता है अपनी खुद की चीन पर निर्भरता को कम करते हुए? ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज के समय क्या है, इंडिया अपने आप में ही चाइना के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है। हम लोग निर्भर है चाइना के ऊपर, चाहे वो हमारे फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स हो, चाहे वो अन्य कोई रॉ मटेरियल्स हो, चाहे वो टॉयज हो, क्रैकर्स हो, कोई भी चीज़ हो। हमें मालूम है कि हमारी जो बाजार है वो चीनी माल सामान से आज ओवरफ्लो हो रही है, उभरा रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब विश्व चाइना के विकल्प देख रहे हैं, तो क्या उन लोगों की नज़र भारत पर पड़ सकती है ऐसे हालत में कि जब भारत अपने आप में ही चाइना के ऊपर निर्भर है? तो ये एक बड़ा प्रश्न है जिसको एड्रेस करना समय की मांग है। देखिए, यहाँ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है चाइना +1 फिनोमिना, जिसका जिक्र हमने आगे किया। इट इज ऑल्सो नोन एज +1। देखिए यह क्या है, इट इज ए बिजनेस स्ट्रेटेजी टू अवॉइड इन्वेस्टमेंट ओनली इन चाइना। जो पिछले 20 वर्षों से या 25 वर्षों से दुनिया भर के उद्योगकारों द्वारा, या आप कह लीजिए दुनिया भर के उद्यमियों द्वारा या बड़े बड़े निगमों के द्वारा चाइना के ऊपर ही फोकस किया जाता है। उन लोगों को मालूम नहीं था कि किसी भी एक व्यक्ति या एक देश के ऊपर निर्भर रहने से उसकी विपरीत असर भी हमारे ऊपर पड़ सकती है, जो यूएस चाइना ट्रेड डिसरप्शन में और कोरोना महामारी में इन लोगों ने समझ लिया, सीख लिया। तो अब वे लोग बाहर निकले हैं कि चाइना से बाहर वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, इंडिया हो, सिंगापुर हो, तो इन सब देशों के ऊपर आज जो इन्वेस्टमेंट लॉबी है उसकी नजर है। देखते हैं आगे। देखिए, क्रिसिल संस्था के द्वारा इस संदर्भ में कुछ संशोधन किया गया है। 4 मुद्दों में संशोधन को विभाजित किया गया है। 4 मुद्दे जो है जो हमें याद रखने हैं और जिसके तहत सरकार को अपनी जो रणनीति है आगे की आर्थिक रणनीति वो बनानी है। सबसे प्रथम, हेस्टन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट फोस्टर कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम। हेस्टन यानी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाया जाए, यानी कि संरचनात्मक फेरफार लाया जाए, जिससे क्या होगा
कि कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम एक डेवलप होगी, प्रतिस्पर्धा के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र जो है उसका निर्माण होगा, अच्छे तंत्र का निर्माण होगा जो कि बिजनेस को फर्दर आगे बूस्ट करेगा। दूसरा मुद्दा है इंप्लीमेंट इमीडिएट रिफॉर्म्स टू बूस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। इमीडिएट रिफॉर्म्स, त्वरित ही सुधार जो है वे अपना लिए जाए, उसको लागू कर दिया जाए ताकि जो प्रतिस्पर्धा है वो और अच्छी हो और बेहतर हो। तीसरा, improve contract enforcement and dispute resolution timelines. Contract enforcement, we are very poor at this both. भारत में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की जो अवधि है वो भी काफ़ी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि जो निवेशकर होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बाद में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में करने की बजाय किसी और जगह कर देता है, टर्मिनेट कर देता है या आप कह लीजिए डाइवर्ट कर देता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक बार कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसका निपटान जो है उसमें भी बहुत ही देर लगती है भारत में, और इसी की वजह से जो बाहर के जो बड़े निवेशकर होते हैं उन लोगों को यह बात जो है यह हजम नहीं होती, यह बात स्वीकार्य नहीं होती, इसीलिए वे लोग भारत की बजाय किसी और जगह पर जाना पसंद करते हैं, अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है वो वहाँ लगाना पसंद करते हैं। चौथा मुद्दा और आखिरी, एडॉप्ट मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच टू बूस्ट सेक्टरल लेवल मैन्युफैक्चरिंग। सेक्टरल लेवल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कापड़ उद्योग भी आ जाएगा, चर्म उद्योग भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाएगा, ऑटोमोबाइल भी आ जाएगा, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो ऐसी स्ट्रेटेजी सरकार को अपनानी होगी जो कि मल्टी प्रोलॉन्ग्ड हो, बहुपहलू आप कह सकते हो। तो इसके ऊपर सरकार को काम करना पड़ेगा। देखते हैं वन बाय वन, थोड़ी अच्छी समझने वाली बातें हैं प्रत्येक मुद्दे में। सबसे प्रथम वेस्टर्न स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देखते हैं। जीडीपी में उत्पादन क्षेत्र का हिस्सा व जीडीपी में निर्यात का हिस्सा। उत्पादन क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर किसी देश में देखना हो कि उस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना मजबूत है, कितना अच्छा है, तो उसका यह जो प्रपोर्शन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू जीडीपी प्रपोर्शन, उससे हमें मालूम पड़ जाएगा। अगर वो ज़्यादा होगा तो ऐसा निष्कर्ष निकलेगा कि कोई भी राष्ट्र विशेष के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता तो यह जीडीपी ही नहीं होता। और सामने जीडीपी में निर्यात का हिस्सा यानी कि एक्सपोर्ट्स। अगर किसी भी देश का एक्सपोर्ट्स में देखना है कि कोई देश जो है वो अपने एक्सपोर्ट्स में कैसा जो है परफॉर्म कर रहा है, कैसा प्रदर्शन कर रहा है, तो हमें उसका एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो देखना होगा। अगर यह एक्सपोर्ट टू जीडीपी ज़्यादा होगा तो ऐसा समझना होगा कि वो देश जो है वो अपने निर्यात के ऊपर जीता है, अपने निर्यात के हिसाब से ही अपनी जीडीपी जो है वह बढ़ाता है। हमारे केस में दोनों ही कम है, यानी कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी पुअर है एंड ऑन द अदर साइड आवर एक्सपोर्ट्स आर ऑल्सो पुअर टू। देखते हैं यहाँ हमारे पास एक तुलना है जिसमें इंडिया और चाइना के बीच में तुलना है। दोनों के शेयर दिए गए हैं। एक शेयर है मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी और दूसरा है एक्सपोर्ट टू जीडीपी। देखिए, यह देखिए इंडिया के बारे में, शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी 15% मात्र, और सामने चाइना जो है उसका 30% है। तो आप समझ सकते हो कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है। हमारा जो यह 15% है यह स्टेडी है सिंस लास्ट 3 डिकेड्स। ये एक चिंताजनक बात है, 3 डिकेड्स हम लोग 15% के आजू बाजू ही घूम रहे हैं, ज़्यादा हम लोग जो है इसमें इजाफा नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ 30 जो प्रतिशत है, यह 30% किसका है? 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी का 30% है, ये हमें बात ध्यान रखनी होगी। यहाँ 15% 3 ट्रिलियन का है और यहाँ 30% 15 ट्रिलियन का है। नाउ वी कैन कंपेयर इट कि कितना बड़ा होगा चाइना, कितना बड़ा चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा। आगे शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स इन जीडीपी की बात करें तो इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया इट इज बिलो 12%। टोटल जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उसका जो सहयोग है जीडीपी में वो 12% से कम है। इन कॉन्ट्ररी इन केस ऑफ चाइना इट इज मोर देन 20%। तो ये भी अपना आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। देखते आगे, उत्पादन क्षेत्र की वृद्धि में वियतनाम ने भी भारत को पीछे रख दिया है। जब मैन्युफैक्चरिंग हब की बात आए तो वियतनाम जो है ही इज ऑल्सो प्लेइंग गुड और भारत से तो कहीं ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेदर है, टेक्सटाइल है, ये 3 मुख्य इसके सेक्टर है जिसमें वियतनाम अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी बात, ये वियतनाम के अच्छे प्रदर्शन का जो कारण है वो है इसके एफटीए जो चाइना और अन्य आसियान देशों के साथ इसने किए रखे हैं। इसी की वजह से वियतनाम के जो एक्सपोर्ट्स है, इसका मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट जो है वह दिखता है।
आगे देखें तो उत्पादन क्षेत्र में हमें बहुत ही बड़ी तक मिलने वाली है, अगर हम वो तक को झड़प पाए तो। HP जैसी कंपनी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जायंट, जैसी कंपनियां जो है वो चीन छोड़ने का विचार कर रही है। अगर हम लोग ऐसी कंपनियों को, ऐसे बड़े बड़े निवेशकारों को अगर हम लोग कन्विंस करने में सफल हो जाए तो ये सब जो इन्वेस्टमेंट है वो सब भारत में आएगा, इट विल बी डाइवर्टेड टू इंडिया, और हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही रूप से हमें बहुत ही आर्थिक फायदा पहुंचा सकता है। उसके बाद EODB की बात की गई है, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 2019 में भारत ने 14 स्थान की छलांग लगाकर 63rd रैंक जो है वो हासिल कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, सकारात्मक है। कुछ संरचनात्मक फेरफारों की वजह से GST सुधार है, पर्यावरणीय अनुमति है यानी कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, तो ऐसे कुछ सुधार की वजह से यह हमने जंप मारा और हमारा स्थान जो है उसमें हमने सुधार देखा। फिर भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें भारत में सुधार अनिवार्य है, मगर इससे काम नहीं चलेगा। राइट नाउ वी आर ऑन 63rd पोजीशन, तो हमारी ही कंपैरिजन में, पिछले वर्षों की कंपैरिजन में हमारा अच्छा प्रदर्शन है, मगर जब हम लोग रिलेटिव कंपेयर करें, दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें, दूसरे देशों के साथ तुलना करें, तो हमारा जो प्रदर्शन है वो बहुत ही खराब है, बेहद खराब है। ऐसा क्षेत्र जिसमें भारत में सुधार की जरूरत है, सबसे प्रथम श्रम सुधार, उसके बाद संरचनात्मक ढांचा यानी कि स्ट्रक्चरल या इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज, और उसके बाद प्रचालन तंत्र यानी कि लॉजिस्टिक्स। ये सब हमारे पुअर है, इसी की वजह से हम लोग 63rd पे है। अगर इन तीनों में भी हमने सुधार किया तो our rank is likely to change in EODB, वो और भी अच्छा होगा हमारा रैंक, हमारा प्रदर्शन। देखिए, प्रचालन तंत्र की जो यहाँ बात की गई है, जिसे लॉजिस्टिक्स भी कहा जाता है, तो 70% जो माल है, माल सामान, वो जमीनी रास्ते जाता है भारत में। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मैक्सिमम वाया रोडवेज होता है, और रोडवेज से किया गया ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी जो लागत है, उसकी जो कॉस्ट है, वो अनेक गुना बड़ी होती है। जिसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। अगर रोडवेज की बात करें तो 2.38 रुपीज पर टन पर किलोमीटर, यानी कि 1 टन माल सामान को जमीनी रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो प्रति किलोमीटर हमें लागत लगेगी, वो लगेगी 2.38 रुपए की, जो कि बहुत ही ज्यादा है। सामने अगर हम रेलवे की बात करें तो यही लागत कम होकर आ जाएगी 1.50 टन किलोमीटर, और यही लागत अगर हम सीवेज की बात करें तो और भी कम हो जाएगी, ₹1 पर टन पर किलोमीटर। देखिए, हमारा जो परिवहन है वह 70% रोडवेज से होता है, यानी कि यहाँ भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हम लोग बहुत ही ज्यादा दे रहे हैं। अगर रेलवे का नेटवर्क अच्छा हो हमारे यहाँ तो कॉस्ट को फर्दर कम किया जाता है। अगर सीवेज यहाँ अच्छा हो, सीवेज या आप कह लीजिए जलमार्ग, इसमें रिवरवेज भी शामिल हम कर सकते हैं, तो यहाँ ₹1 हमें लागत लगेगी, जो कि काफी कम है। जलमार्ग से 2.5 गुना ज्यादा लागत हमें जमीनी मार्ग पर लगती है परिवहन में, मगर हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जिससे हम लोग स्विच कर सके हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम रोडवेज टू सीवेज या रेलवेज। देखते हैं आगे। देखिए, दूसरा बिंदु जो है इम्प्लीमेंट इमीडिएट रिफॉर्म्स टू बूस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, उसके तहत हाल में जो 44 श्रम कानून को 4 संहिता में परिवर्तित कर दिया गया, वो एक अच्छा कदम है, जिसका जिक्र हमने हमारे पिछले ही एडिटोरियल में किया था। और ये जिक्र मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अगर आपको नहीं मालूम है तो आप प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए। ये बहुत ही उम्दा बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, और यहाँ एक अच्छा कदम है, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ ए रिफॉर्म। कार्य करने के समय को बढ़ाना, जो कि नए श्रम कानून में इसको कम कर दिया गया है। रोजाना 8 घंटे का प्रावधान रखा गया है, और सप्ताह में, एक वीक में टोटल 6 वर्किंग डेज की बात की गई है, जो हमें बढ़ानी होगी, ताकि हमें और मैन्युफैक्चरिंग करना है और प्रोडक्शन करना है। हायर एंड फायर करने की, नियुक्ति की क्षमता में बढ़ावा भी
श्रम स्पर्धात्मक को बढ़ावा देगा। हायर एंड फायर है क्योंकि अब वर्कर जो है, श्रमिक जो है, उसको डर लगेगा कि हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हमें किसी भी क्षण निकाल सकता है। अगर हमारा काम जो है वो खराब हो, तो हमारा प्रदर्शन खराब हो, तो वो और अच्छा काम करने का प्रयास करेगा। इट विल बेनिफिट अल्टीमेटली इन अवर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। देखते हैं आगे। जमीन सुधार भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत को इस संदर्भ में वियतनाम से सीख लेनी होगी। वियतनाम में बहुत ही अच्छा जमीन सुधार हुआ है। बड़े बड़े जो पैचेस होते हैं गवर्नमेंट के ओनरशिप में, उन पैचों को, उन बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड्स को लीज पर दे दिया गया है, लॉन्ग लीज पर। और वहां से बात खत्म नहीं होती है। लॉन्ग लीज पर देने के बाद भी जो लीज पर लेने वाला व्यक्ति होगा या कोई ग्रुप होगा, कोई समूह होगा, उसको भी कई छूट छाट दी गई है। जैसे वो रेंट पर चढ़ा सके, वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर सके, इत्यादि। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों ने जो उत्पादन का कार्य था उसको बूस्ट किया है, बहुत ही अच्छे रूप से बूस्ट किया है। देखते हैं तीसरा मुद्दा, जिसमें इंप्रूव कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टाइमलाइंस की बात हो गई है, जिसका जिक्र हमने किया। हमारा प्रदर्शन दोनों में ही बेहद खराब है। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में भी बहुत खराब है और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में भी बहुत खराब है। देखते हैं, कोई करार को लागू करने का समय, जिसमें हमें दो देशों के बीच में तुलना दी गई है। सिंगापुर जो है वो ईओडीबी में अच्छे क्रम का प्रदेश है, अच्छा राष्ट्र है। देखिए, भारत में 1440 डेज लगते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट करने में, और वहीं सिंगापुर में इट टेक्स अबाउट ओनली 150 डेज। तो अब देखिए कितना गुना ज्यादा समय जो है वो भारत में लगता है। और इसी की वजह से जो निवेशकार होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, वे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपना जो फंड है वो भारत की बजाय किसी और देश में डाइवर्ट कर देते हैं। भारत इस परिमाण में बहुत पीछे है। देखिए, हमारा रैंक इस परिमाण में, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की बात करें अगर, तो बहुत ही हम लोग पीछे है। चाइना हमारे से कई गुना आगे है, विच मीन्स 31 रैंक पर है, और साउथ कोरिया बहुत ही आगे है जो कि तीसरे रैंक पर है। और मुझे लगता है कि साउथ कोरिया में 100 डेज के नीचे कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंटेशन जो है वो अशक्य होता होगा। तो हमें ये बिंदु पर पहुंचना है। हर्डल्स के जो प्रोसीजरल जो हर्डल्स है उसको हमें कम करना है, मोर एंड मोर टेक्नोलॉजिकल यूज करना है, जो इंटरमीडियरीज है उसको हटाना है, तभी यह बात शक्य होगी। और जो ऑटोमेटेड रूट होता है वो रूट को भी हमें अपनाना होगा। देखते हैं आगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 में भी पुष्टि की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और डिस्पोजल रिजोल्यूशन ईओडीबी में सबसे बड़ी बाधा है। आज हमारा जो ईओडीबी का जो रैंक 63rd है, वो 63rd इसलिए है क्योंकि ये दोनों बात हमारी बुरी है। हमारा प्रदर्शन इन दोनों मुद्दों पर थोड़ा जो है खराब है। अगर इन दोनों मुद्दों पर प्रदर्शन अच्छा होता तो यहाँ रैंक जो है यह 50 होता, 40 होता, तो हमारा प्रदर्शन सुधर सकता है अगर हम इन दोनों चीजों को सुधारने का प्रयास करें तो। उसके बाद जो चौथा और आखिरी मुद्दा है इस पूरे लेख का, जो है एडॉप्ट मल्टी प्रोंग अप्रोच टू बूस्ट सेक्टरल लेवल मैन्युफैक्चरिंग। सरकार को दीर्घकालीन दृष्टि रखनी होगी, यानी कि लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए सरकार का। कर व अन्य वित्तीय प्रोत्साहन देने चाहिए, टैक्स इंसेंटिव, while other financial incentives should be provided by the government to promote and to boost the manufacturing या investment activity। एक अच्छा उत्पादन केंद्र के निर्माण के लिए आज के आधुनिक क्षेत्र पर सरकार को ध्यान केंद्रित करना होगा। आज के जो आधुनिक क्षेत्र है जिसमें मोबाइल फोन्स है, डिफेंस इक्विपमेंट्स है, लिथियम आयन बैटरीज है, यानी कि प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स जो क्षेत्र है पूरा, उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा ताकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो और बड़ा हो सके, हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो और बड़े हो सके, हमारी जीडीपी जो है वो भी और बड़ी हो सके। अन्य क्षेत्र में भी हमारी ताकत जो है वो हमें बढ़ानी होगी, जैसे टेक्सटाइल हो, लेदर हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, फार्मास्यूटिकल्स हो। ऑटो कंपोनेंट्स यानी कि ऑटोमोबाइल, और फार्मास्यूटिकल्स यानी कि औषधि विज्ञान की बात हो रही है। कुछ क्षेत्रों के लिए हमें एफटीए भी करना चाहिए। देखिए, हाल ही में जो आरसीईपी था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, हम उसमें से पीछे हट गए। उसका कारण यही था कि हमारा जो ट्रेड था उसको नुकसान होने वाला था, उसकी हमें भीति थी। मगर यहाँ लेख में ऐसा कहा गया है कि सेक्टरल रूप से
हम लोग FTA जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, सेक्टोरल रूट्स, यानी कि हमने अगर टेक्सटाइल में किया तो सिर्फ टेक्सटाइल के लिए ही FTA लागू होगा, अगर हमने लेदर में किया तो सिर्फ लेदर के लिए ही लागू होगा, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में किया तो वो उसके लिए ही सिर्फ लागू होगा। ऐसी कोई व्यवस्था जो है वो करनी चाहिए, ऐसा सरकार को अंदेशा दिया गया है। औषधीय निर्माण क्षेत्र के ऊपर भी हमें बल देना होगा। औषधीय निर्माण क्षेत्र यानी कि फार्मास्यूटिकल्स की बात हो रही है, जिसमें चाइना आज टॉप कर रहा है पूरे विश्व में। वैसे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्शन हमारा भी काफ़ी बहुत ही अच्छा है, और इनफैक्ट बहुत ही अच्छा है, हमारे एक्सपोर्ट्स भी फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ही अच्छे हैं। मगर जो हमारा रॉ मटेरियल्स आता है फार्मास्यूटिकल बनाने के लिए, दवाई औषधि बनाने के लिए, वो दरअसल 70% तक का जो कच्चा सामान है वो दरअसल चाइना से आता है। ये एक चिंताजनक बात है, इसे हमें रोकना होगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में हमारी जगह मजबूत बनानी है। भारत चीन में दवाइयों की लागत में 25 से 30% का अंतर है। देखिए यह अंतर, क्योंकि वहाँ चीप लेबर है चाइना में, उन लोगों की जो प्रोडक्शन तकनीक है वो भी बहुत ही काफ़ी अच्छी है, एडवांस्ड है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप ही कम हो जाएगा। और वहीं इन कंट्री टू इंडिया, यहाँ हमारा लेबर जो है वो थोड़ा महंगा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है हमारी, तो इसी की वजह से हमारी लागत जो है वो बढ़ जाती है और इतना तफावत आता है। अब आप सोचिए कि कोई भी कंपनी हो तो वो कहाँ जाएगी, वो भारत में आके ज़्यादा पैसे देगी, भारत से लेके दवाइयाँ, या चाइना से कम पैसों में लेगी। तो इसी की वजह से हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है चाइना के सामने वो भी बहुत ही खराब हो रही है ग्लोबल लेवल के ऊपर। API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की 68% आयात भारत चीन से करता है। 68% ऑफ APIs आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना टू इंडिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खराब बात है। इसी की वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंजेस है वो भी कम हो रहे हैं, कारण हमारा जो इंपोर्ट्स है वो बहुत ही बड़ा है और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही कम है। हम लोग इंपोर्ट करते हैं कैपिटल टूल्स, इंटरमीडिएट टूल्स, और हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अनाज। तो अगर हम अमाउंट का डिफरेंस देखें तो हम लोग कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कभी सरप्लस होगा ही नहीं। देखते हैं आगे। सरकार ने 3000 करोड़ की लागत वाली एक योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत ड्रग पार्क्स बनाने की योजना है, जो कि बल्क में दवाइयों का उत्पादन करेंगे और हम वो उत्पादन जो है उसे एक्सपोर्ट करेंगे। उस एक्सपोर्ट से ग्लोबल सप्लाई चेन में भी हमारा स्थान सुनिश्चित होगा, सुदृढ़ होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी अच्छा होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अच्छा होगा। 7000 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत 53 APIs बनाने की योजना है। इन API के लिए अब हमें चाइना के पास नहीं जाना पड़ेगा, चाइना को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हम यही बनाएंगे। यह रॉ मटेरियल में से हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे और उस फाइनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट्स में उसको बेचेंगे, और उससे हमें काफ़ी सारा फायदा जो है वह होने वाला है। तो संभवतः यह लेख जो है यहाँ पूर्ण हो रहा है। देखिए यह जो क्रिसिल नामक संस्था है जिसका जिक्र हमने किया और उसी के लेख का आज हमने संदर्भ लिया। देखिए यह एक इंफॉर्मेटिव एनालिसिस करने वाली एक संस्था है, जिसका उद्भव 1987 में हुआ था और आज इसके जो हेडक्वार्टर्स है वे मुंबई स्थित है। और यह एक US कंपनी की सब्सिडरी है, और यह जो US कंपनी है वो है S&P नामक एक US जायंट कंपनी है, न्यूयॉर्क स्थित है, मैनहट्टन में उसका हेडक्वार्टर है। उसकी सब्सिडरी जो है वो क्रिसिल है, जो कि भारत में इंफॉर्मेशन के एनालिसिस का काम करती है। दूसरी बात, भारत में क्रिसिल जो है वो सबसे प्रथम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी रही है। यह भी एक अच्छी बात है, सबसे प्रथम या आप कह लीजिए सर्वप्रथम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी कि कुल मिलाकर यह बहुत ही बड़ी संस्था है, विश्वसनीय संस्था है। और इन लोगों के जो संशोधक होते हैं वो भी बहुत ही बौद्धिक रूप से बहुत ही ऊंचे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो पूरे लेख में हमने जो रणनीति होनी चाहिए भारतीय सरकार की अगाऊ के समय में उसका जिक्र किया, कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का स्थान
सुनिश्चित किया जाए उसकी भी बात की। भारत में कौन कौन से सुधार करने की जरूरत है तो उसके ऊपर अंतरावलोकन भी किया, साथ साथ अन्य कई बातों का जिक्र किया जो हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के लेख में इतना ही। नेक्स्ट लेख में मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ, अगले विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।